हमेशा कहता हूँ कि मेरी पहली फिल्म में संजीव कुमार साहब थे, परेश रावल साहब, नीरज वोरा साहब, उनकी वजह से थिएटर और फिल्म दोनों में दिलचस्पी बढ़ी, वो उनकी वजह से बढ़ी। शक्ति कपूर साहब ने दिए थे उस फिल्म के लिए ऑडिशन, और नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी दिए। तो ये इतने बड़े बड़े एक्टर्स जो थे, मतलब हेंचमैन थे और मैं मेन विलन था। और जब ओ माय गॉड फिल्म बनाने का सोचा तो अक्षय जी को बुलाया था देखने के लिए, उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी कहा कि मैं ये फिल्म प्रोड्यूस करूंगा, पे रोल नहीं करूंगा। तो उस वक्त तो काफी अफवाह भी ऐसी थी। पीके में जो विधु विनोद चोपड़ा साहब थे, उन्होंने मुझे 8 करोड़ ऑफर किए थे फिल्म नहीं बनाने के लिए। तो बच्चन साहब ने मुझे एक बार घर पे बुलाया था और मुझे कहा था कि कोई भी अच्छा सब्जेक्ट हो तो मुझे सुनाओ, आपका जो कहने का तरीका है मुझे अच्छा लगा। मैंने एक कहानी सुनाई, उन्होंने 10 मिनट कहानी सुनी और कहा कि मैं ये फिल्म करता हूँ। बच्चन साहब ने तो हाँ कह दिया था। चिंटू साहब कह के यार नहीं यार, ये वर्कशॉप क्या होता है, हम तो सीधी स्क्रिप्ट आती है, पढ़ के कर लेते हैं। मेरे पास ऐसी कोई स्क्रिप्ट थी नहीं जो ओ माय गॉड 2 के लिए बन सकती। सिर्फ मॉनिटरी पर्पस के लिए बनना वो मुझे कभी कभी ठीक नहीं लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिनके सफर में लिखने का जुनून, डायरेक्शन का विजन और एक्टिंग का पैशन तीनों शामिल है। ओ माय गॉड जैसी पाथ ब्रेकिंग फिल्म से लेकर 102 नॉट आउट तक उनकी कहानियां सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, वो प्रोवोक भी करती हैं और दिल से कनेक्ट भी करती हैं। थिएटर से शुरू हुआ उनका सफर और आज उनका नाम क्वालिटी सिनेमा के एक फिल्म मेकर के नाम से जाना जाता है। स्वागत है विजनरी स्टोरी टेलर, राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर उमेश शुक्ला जी का। उमेश जी नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू सूत्रधार। धन्यवाद आपका आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। अरे सर, थैंक यू वेरी मच। और जिस तरीके की आपकी फिल्मोग्राफी रही है और जिस तरीके का काम आपने अभी तक किया है उसके बारे में हमको और जानने को मिले और हमारी ऑडियंस उसको और समझ पाए। सो दिस इज़ द ओनली थिंग वी वांट टू हैव अ डिस्कशन विथ यू। तो सर, मैं हमेशा बचपन से शुरू करता हूँ। आपकी बचपन के दिनों के बारे में बताइए कि कहाँ से शुरुआत हुई और किस तरीके से फैमिली रही और किस तरीके का माहौल रहा। मैं तो अभी भी बचपन में ही जी रहा हूँ तो वो एक अलग बात है कि, पर या ऑफ कोर्स बचपन जो है मेरा बहुत ही फिल्म से रिलेटेड कोई था नहीं, मतलब बहुत ही अलग माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ जी। मुंबई ये जो नगरी है उसमें एक सी वोर्ड आता है जो भुलेश्वर करके एक एरिया है जी। तो बोलते कि वहाँ ईश्वर भी गुम गए थे, उनको भी जगह नहीं, रास्ता नहीं मिल रहा था ऐसा, उसकी वजह से उसका नाम भुलेश्वर पड़ा था जी। तो जहाँ ईश्वर भी मतलब भूल गए कि कहाँ जाना है। तो मैं ऑलमोस्ट 250-300 मंदिरों के बीच में हमारा एक चौल था जहाँ पे बड़ा हुआ हूँ। और हमारा जो फैमिली भी जो था वो मतलब मेरे पिताजी, उनके पिताजी, मेरे चाचा या मेरे दूसरे भी जितने भी रिलेटिव्स थे वो सब भी ज़्यादातर कर्मकांडी ब्राह्मण थे जी। मतलब जो लोगों के घर पे जाके पूजा करवाना, वही हमारा फैमिली जो व्यवसाय था वो यही था। तो वो व्यवसाय में ही मैं बड़ा हुआ हूँ। मतलब मैं उनके साथ ही मतलब वही सब मंत्र सीखना और वही चीज़ करते करते, मतलब हमारी सुबह होती थी तो मंदिर की घंटियों से होती थी, शाम भी होती थी तो मंदिर की घंटियों से होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घंटियाँ आजू बाजू बजती ही रहती थी क्योंकि वो इतने मंदिरों के बीच में हमारा घर था जी। तो वो जो माहौल था वो माहौल बहुत ही अलग था, जो इवेंचुअली ओ माय गॉड में काफ़ी रिफ्लेक्ट हुआ है। पर अदरवाइज़ मैं वो माहौल में बड़ा हुआ हूँ। मैं जब तक मतलब मैं अगर स्कूल में भी जाता था तो स्कूल में भी एक स्कूल बैग रहता था
जिसको हम गुजराती में दफ्तर बोलते थे, और एक साथ में एक कपड़े की थैली रहती थी। तो वो कपड़े की थैली इसलिए रहती थी कि उसमें एक, अगर आप ब्राह्मण जो धोती पहनते हैं तो वो धोती का 1/4 हिस्सा, कटा हुआ हिस्सा, वो मेरी उसमें रहता था, और एक इतना सा एक और बर्तन डिब्बी जैसा रहता था। तो जब भी मेरी स्कूल में रिसेस होती थी, अभी लोग जिसको ब्रेक बोलते हैं कि ब्रेक है बीच में स्कूल में, आधी छुट्टी तो वो ब्रेक जो होता था आधे घंटे का या 20 मिनट का जी, उसमें मैं वो थैली लेके, मेरे स्कूल के आसपास 2-3 घर थे जी, उधर जाके मैं राशन लेके आता था। अरे, तो वो मेरी परवरिश का एक हिस्सा था कि मैं लोगों के घर जाता था और वहाँ जाके वो लोग आटा देते थे, तो मुझे वो जो 1/4 धोती का टुकड़ा था उसमें बांधते थे, उसमें एक जगह पे मैं आटा बांधता था, एक जगह पे दाल बांधता था, एक जगह पे कुछ 2-3 पोटैटो, बटाटा मिल जाता था वो बांधता था, और नमक या ऐसी कोई चीज़ बांधता था, और जो छोटा बर्तन रहता था उसमें घी लेता था जो लोगों के घर से। तो जब भी मैं स्कूल से वापस आता था तो मेरे पास एक स्कूल बैग और ऐसा एक अनाज का वो थैली रहता था जी। तो वो माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ जी। मंत्र सीखा अपने पापा से, दादाजी से, और मैं जब तक ग्रेजुएट हुआ तब तक मैं लोगों के घर पे जाके पूजा भी करवाता था। अच्छा, मतलब वो रिचुअल मैं जानता हूँ। तो वो मैं लोगों के घर पे जाके सत्यनारायण की कथा करनी है, शादी करवानी है, मरणोत्तर विधि करवानी है, तो कोई भी विधि हो मुझे उस वक्त, मतलब अब तक आती ही है, पर आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने वो बंद कर दिया था। तो ये परवरिश का बहुत एक इंटरेस्टिंग हिस्सा है। पर एक किस्सा ऐसा भी है जो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं वैसे एरिया में रहता था तो वहाँ पर एक फूल गली करके एरिया था, विस्तार ऐसा था, फूल गली, क्योंकि इतने मंदिर है तो कहीं पर भी एक फ्लावर्स का मार्केट होता ही है जी। तो वहाँ पे सब फूल मिलते थे जी। तो फूल वाले एक एरिया में मैं एक बार गुजरा तो वहाँ पे बहुत कीचड़ था, और कीचड़ में मेरे मतलब उस वक्त चप्पल पहने बगैर ही चल रहा था, और मेरे पैर में कोई फिसलन जैसी कोई चीज़ आई, तो मैंने ऐसे उठाई कि क्या है, तो वो फिल्म की रील थी। और वो इतना, या मतलब 30 फुट की ऐसे निकालते गए तो 25-30 फुट की रील निकली। रॉ होता था उस ज़माने में जी। नेगेटिव। तो वो मेरे पास आई तो मेरे को ये क्या है, तो कोई फिल्म का कोई हिस्सा पता नहीं कहाँ से कटा होगा और वहाँ पे गिरा होगा। तो मैंने घर पे जाके उसको धोया, पहले अच्छे से क्लीन किया, और उस वक्त मैं शायद सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था। तो थर्ड स्टैंडर्ड में मेरी उम्र कितनी रही होगी? 8-9 साल की थी, 7-8 साल का था। और मैंने मेरे एरिया में, मतलब जो मैं चौल में रहता था, वहाँ चौल में काफ़ी लोगों को मैंने, जो मेरी उम्र के बच्चे थे, उनको कहा कि मैं आप लोगों को फिल्म दिखाऊंगा, आप लोगों को मुझे 5-5 पैसे देने होंगे जी। तो उस वक्त 5 पैसे की भी बहुत कीमत थी, क्योंकि उस वक्त हम 5 पैसे में 5 गोली भी खाते थे। बिल्कुल, पिपरमिंट, खट्टी मीठी और वो संतरे वाली जी। तो मैंने कहा तो सब अपने अपने पेरेंट्स को जाके बोले कि 5 पैसा दो, उमेश पिक्चर दिखाने वाला है। तो सबके लिए 5 पैसा इतनी बड़ी रकम थी नहीं। बोला ठीक है, पर सबको क्यूरियोसिटी ये थी कि पिक्चर क्या दिखाएगा। तो मेरे लिए भी ये ऐसा था कि मैं भी दिखाऊंगा क्या, 5-5 पैसे मैंने सबको बोलते दिए हैं। तो हमारे नुक्कड़ पे, जहाँ हमारी चौल ख़त्म होती थी, वहाँ पे खिलौने वाला बैठता था, उनका नान का नाम था। तो उधर एक खिलौने का एक प्रोजेक्टर आता था, जिसमें आप एक चीज़ डालो तो एक थोड़ी बड़ी दिखे स्क्रीन पे, देख के हाँ, तो स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा दिखे जी। तो ऐसा मैंने पापा को बोल के 8 या 10 रुपए का ऐसा एक प्रोजेक्टर लिया, जो बहुत ही टॉय प्रोजेक्टर था। और मैंने जो है वो मेरे दादाजी की एक धोती थी, वो धोती का मैंने स्क्रीन बना दिया, वाइट कलर का। और तब तक मैंने बोला था आज शाम को दिखाऊंगा, तो लोग आना शुरू हो गए, और सबके पेरेंट्स भी आना शुरू हो गए कि ये पिक्चर दिखाएगा क्या, हमको भी तो देखना है। तो लोग इतने सारे, मैं 1 रूम किचन में रहता था जी। तो इतनी छोटी जगह थी कि वहाँ पे सबको अंदर लेके आना बहुत डिफिकल्ट था जी।
तो पापा भी क्यूरियस थे कि ये क्या इसने सबको इकट्ठा कर दिया है, और 5-5 पैसे पिक्चर दिखाए तो सब लोग क्यूरियस थे। मेरी दादी, मेरे दादा, चाचा, सब लोग क्यूरियस थे कि क्या दिखाएगा जी। और मैंने ना कोई पहले ट्रायल किया था कि क्या होने वाला है, डायरेक्ट शो, तो डायरेक्ट शो था। पर अभी एक शो के बदले 2 शो हो गए, उसके बाद पेरेंट्स भी देखना चाहते थे जी कि क्या है। तो हमने ऐसा किया कि थोड़े बच्चों को इकट्ठा किया और थोड़े पेरेंट्स को ले लिया, मतलब दूसरे शो में वापस पेरेंट्स आएंगे और बच्चे आएंगे, ऐसे करके पूरा घर डार्क किया और वो फिल्म दिखाना मैंने शुरू किया। तो लोग हंसने लगे क्योंकि वो उस वक्त जैसे अभी वीडियो और डिजिटल वे में हम शूट करते हैं जी, उस वक्त जो था लोग फिल्म पे पूरी अपनी शादी शूट करते थे। तो किसी की शादी का वो वीडियो था क्या, वो शादी का फिल्म था जी। तो कोई किसी को पहचानता नहीं था कि कौन है, सब रिसेप्शन में खड़े हैं। तो ऐसे एक एक पर लोगों को मजा इसलिए आ रहा था कि एक घर के अंदर लोग फिल्म देख रहे हैं, क्यूरियोसिटी थी कि क्या हो रहा है। तो सब रिसेप्शन में ऐसे खड़े, ना किसी का चाचा है, ना किसी का मामा है, ना ऐसा होता है ना कि घर का कोई है उसकी शादी की रील देखो तो है कोई तो है। पर मजा, सब लोग हंस रहे थे कि क्या दिखा रहा है उमेश। पर इवेंचुअली एक जो फ्रेम आई जी, वो फ्रेम में वो जो फैमिली जो जिसकी शादी थी, वो फैमिली में संजीव कुमार साहब खड़े थे। अरे बाप रे। तो संजीव कुमार जो थे वो फूल गली में पहले रहा करते थे एक जमाने में। तो वहाँ के कोई एक फूल गली वाले की किसी की फैमिली की शादी होगी जी, तो संजीव कुमार साहब जो थे वो रिसेप्शन में आए हुए थे। और जैसे लोगों ने संजीव कुमार को देखा तो सबने तालियां बजाना शुरू किया, अरे संजीव कुमार ऐसा हरी भाई ऐसा शुरू हो गया। तो वहाँ मेरा वसूल हो गया पैसा कि यार मैंने सबसे 5 पैसे लिए थे वो वसूल हो गए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी पहली फिल्म में संजीव कुमार साहब थे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, वेरी इंटरेस्टिंग। और खास करके जैसा आपने बताया ना कि अभी तो खैर जो मुद्दा वो ओ माय गॉड की तरफ रहा भी, वो रुझान जो आपका वो बचपन से एक छोटा बच्चा डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गया है, फिल्म मेकर भी बन गया है 7 साल की उम्र में। और बच्चों को तो वैसे भी बहुत प्योर माना जाता है, एंड आपका वो थॉट प्रोसेस, हिंदी में कहावत है पूत के लक्षण पालने में जो दिख जाते हैं, तो वहाँ से वो फिल्म मेकर की शुरुआत थी। आपका सफ़र आगे बढ़ा ग्रेजुएशन के बाद थिएटर में या किस तरीके से? हाँ, ग्रेजुएशन से पहले एक्चुअली जो शुरुआत हुई वो थिएटर से हुई जी। ये तो एक किस्सा था जो मैंने ऐसे सुना जी। पर नॉर्मली मिठी बाई कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, और मिठी बाई कॉलेज में काफ़ी बढ़ावा देते थे ड्रामेटिक्स को। काफ़ी एक्टर्स जो हैं अभी जो फिल्म में भी है वो काफ़ी है, टेक्नीशियंस और एक्टर्स जितने भी हैं काफ़ी मिठी बाई और एनएम कॉलेज से हैं जी। एलुमनाई बहुत हैं मिठी बाई के, तो खास करके रवीना टंडन, अजय देवगन, करीना कपूर भी बढ़िया है, सब वहीं से थे। भाग्यश्री जी, हिमालय, सब वहीं से थे। आशुतोष गोवारिकर साहब जी, नीरज वोरा, वो एनएम और मिठी बाई दोनों तरफ थे जी। तो मेरा जो शुरुआत हुई वो थिएटर से हुई। तो थिएटर में इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन हुआ करती थी, INT, इप्टा, कॉपफूड जी। तो वो सब कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना शुरू किया था जी। और तब से मेरा रुझान जो है वो आर्ट की तरफ, मतलब थिएटर की तरफ ही पहले तो ज़्यादा था जी। तभी भी ऐसा नहीं था कि फिल्म करनी ही है, तब तो थिएटर को ही हम लोग समर्पित थे जी। तो थिएटर बहुत ही शिद्दत से हम लोगों ने किया था। उसमें महेंद्र जोशी साहब का बहुत बड़ा हाथ है, मनोज शाह जो हमारे जिनके साथ में प्लेस करता था जी, उनका बहुत बड़ा ग्रूमिंग में हाथ है जी। परेश रावल साहब, नीरज वोरा साहब, उनकी वजह से थिएटर और फिल्म दोनों में जो दिलचस्पी बढ़ी वो उनकी वजह से बढ़ी जी। क्योंकि वो थिएटर भी करते थे और फिल्मों में भी काम करते थे, तो हमें थोड़ा एक्सपोजर वहीं से मिलना शुरू हुआ जी। और इप्टा का नाम तो खैर, मैं जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली वगैरह में भी NSD और रिपेट्री के दौरान 2 ही बातें होती थी बम्बई के बारे में, एक इप्टा और FTI। हाँ। और जिस तरीके से जैसे तलवार साहब और कितने डायरेक्टर्स जो NSD का भी बहुत बड़ा जी था कि, पर कॉम्पिटिशन्स वाइज इप्टा की और वो बहुत इंटरेस्टिंग कमर्शियल ना, मतलब बॉम्बे कमर्शियल थिएटर वो, क्योंकि दिल्ली में उस तरीके का पैसा लोगों को नहीं मिलता था जी। और जिस तरीके से इंटर कॉलेज कंपटीशन वगैरह जो बॉम्बे में हुआ करते थे, शायद वो दिल्ली में वो नहीं थे, वो बहुत सीमित था रिपेट्री और NSD तक लेके।
सो यहाँ से आपकी फुल फ्लेज थिएटर में हुई। परेश भाई के प्ले में मैं बैक स्टेज भी करता था जी। बैक स्टेज काफ़ी प्लेज में करता था, फिर बैक स्टेज से असिस्टेंट डायरेक्टर बना। फिर ऐसा होता ना, एक छोटी एंट्री कर लो। इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में तो आप रोल बड़े बड़े करते हो, पर जब कमर्शियल थिएटर की बात आती है तो छोटी एंट्री कर लो जी। पहले छोटी एंट्री से शुरू किया, फिर बड़े रोल किए, फिर मेन रोल भी किए हैं जी। तो वैसे शुरुआत हुई। और फिर लिखना भी बहुत मुझे अच्छा लगता था जी। तो उस दौरान अगर कोई एक प्ले जिसका अगर मैं रिहर्सल कर रहा हूँ तो उस प्ले में कोई सीन की गुंजाइश होती है तो मैं एक पैरेलली कुछ लिख भी लेता था जी। तो उससे मेरा ये अच्छा हाथ बैठने लगा। नीरज वोरा साहब जो थे उनके साथ मैंने काफ़ी लिखना शुरू किया जी। तो वो काफ़ी फिल्में लिखते थे, तो उनके साथ हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, दीवाने हुए पागल, हंगामा, जोश, बादशाह, मेला, ये तेरा घर ये मेरा घर, अजनबी, मालामाल वीकली, तो वो सारी फिल्मों में उनके साथ मैं लिखता था, मैं असिस्टेंट था। तो उसमें काफ़ी सीखने मिला और ये कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि हमने जो भी लिखा हुआ है वो इतने बड़े बड़े एक्टर्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं जी। तो हमारे लिए वो बहुत ये था कि लिख सकते हैं, अगर हम लिखते हैं और लोग परफॉर्म कर रहे हैं बड़े बड़े एक्टर्स जी। तो जितने भी मैंने फिल्मों के नाम भी बोले तो वो सब में बड़े एक्टर्स थे तो वहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि हाँ हम लिख सकते हैं जी। तो वो बहुत ही बड़ा ग्रूमिंग में जो बोलते हैं ना कि आप जब आपने कहा कि बचपन की बात को, तो बचपन ही है जो आपको बिल्कुल काम आता है। वो आपके किसी भी तरह के एक्सपीरियंस हो, वो अनुभव जो है जी, वो अनुभव जो है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे तब्दील करते रहते हैं जी। और क्राफ्ट में ये 360 डिग्री अगर आपका भी हम थोड़ा फिल्मोग्राफी देखें जी, सो चाहे वो राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, यू नो यू हैव बीन इन्वॉल्व एज समबडी जो क्राफ्ट में बिलीव करते हैं। और वही आपने बोला ना कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ जब आप काम करते हैं तो ग्रूमिंग जो है वो एज एन आर्टिस्ट बहुत काम आती है। और मैं तो कहता हूँ कि आप जो भी करते हो अगर आप शिद्दत से करते हो, आप अगर अपना 100% देते हो या मोर देन 100% देते हो तो वो हिट फ्लॉप छोड़ दो, वो कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट करता है, कहीं ना कहीं काम आता है। बिल्कुल। जैसे मैं बात करूं कि एक प्ले था साइको जी, जो फिल्म थी ओरिजिनल साइको, हिचकॉक जी साहब ने की थी जी। तो वो अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म थी, उसका हमने प्ले किया था साइको। एडेप्टेशन था, शिरीष पटेल ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था और इंग्लिश प्ले था जी। और मेरी इंग्लिश बहुत उस वक्त वीक थी क्योंकि मैं वर्नाक्युलर मीडियम से बिल्कुल आता था तो मेरी इंग्लिश बहुत कम वीक थी। पर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मैं ही एज एन एक्टर चाहिए था कि यार यू ओनली डू इट, अच्छा, योर आई स्पीक्स और जो भी था। तो मैंने तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जी। और वो नाटक मैंने किया जिसमें कुनिका सदानंद, शी वॉज प्लेइंग ऑल्सो वन कैरेक्टर, उनके लिए पहला प्ले था वो। तो वो प्ले 6 शो के अंदर बंद हो गया था। अच्छा, 6 शोज, जहाँ की हम लोग जो शोज करते हैं गुजराती में और हिंदी में तो 150 शो, 200 शो, सैकड़ों में जाता है, 500 में भी जाता है, वैसा होता है। तो 6 शो के अंदर बंद हो गया तो प्ले फ्लॉप था। अच्छा, पर देखो ये कैसा होता है कि आपने अगर मेहनत अच्छे से की है तो कैसे काम आ जाती है कि एक फिल्म बन रही थी यार गद्दार, जो उमेश मेहरा साहब ने डायरेक्ट की थी, ईगल फिल्म्स की थी और ईगल फिल्म्स बहुत बड़ा नाम माना जाता था। तो वो जो फिल्म थी उसके लिए एक कैरेक्टर के लिए बड़े बड़े दिग्गजों ने ऑडिशंस दिए थे, मतलब अमरीश पुरी साहब ने दिए थे, अनुपम खेर साहब ने दिए थे, शक्ति कपूर साहब ने दिए थे उस फिल्म के लिए ऑडिशन, नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी दिए थे। पर नसीर भाई जब ऑडिशन के लिए गए थे तो नसीर भाई ने जब कैरेक्टर को समझा और ऑडिशन दे रहे थे तो उन्होंने उमेश मेहरा साहब को ये कहा कि ये जो कैरेक्टर जो है वो हम में से जितने भी बड़े लोग हैं जो लोगों ने ऑडिशन दिया है उसमें से कोई चलेगा नहीं। ये कैरेक्टर के लिए आप कोई थिएटर के एक्टर को अगर आप कास्ट करोगे तो ज़्यादा वर्क करेगा। हम लोग की जो शक्लें हैं वो लोगों को पता है और ये जो कैरेक्टर है सस्पेंस निकलता है जो आगे जाके खुलने वाला है, तो हम में से कोई भी एक्टर करेगा तो पहचान में आ जाएगा जी। उस वक्त गुजराती थिएटर के महावीर शाह जो भी दुनिया में नहीं रहे, पर वो महावीर शाह उस वक्त ऑडिशन देने के लिए ऑलरेडी वहाँ थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि एक थिएटर में लड़का है उमेश शुक्ला करके जिसने एक प्ले किया है साइको, वो आप देखिए, प्ले चला नहीं है
पर आप उनका अगर ऑडिशन लिए तो शायद वर्क कर जाएगा। तो वो प्ले मेरा एक्चुअली फ्लॉप प्ले था, पर वो प्ले की वजह से मुझे एज अ मेन विलन, तो मेरा जो डेब्यू एज एन एक्टर जो था उसमें मैं एज अ मेन विलन यार गद्दार में था। जी जी। तो जहाँ मैं मेन विलन था और हेंचमैन जो होते हैं तो उसमें गुलशन ग्रोवर साहब थे, पुनीत इस्सर साहब थे, प्रेम चोपड़ा साहब थे। तो ये इतने बड़े बड़े एक्टर्स जो थे वो मतलब हेंचमैन थे और मैं मेन विलन था। तो ऐसा भी रोल मिल जाता है, मतलब जो भी बड़े मैंने नाम दिए वो सब बड़े ही थे उस वक्त भी मेरे लिए बड़े थे और बहुत बड़े नाम थे। पर जो होता है ना कि अगर आपने कोई काम अच्छे से किया है शिद्दत से, तो वो थिएटर में मेरा वो किया हुआ काम मुझे फिल्म में एज अ मेन विलन काम आ गया। वो फिल्म हालांकि चली नहीं, पर उससे मेरा फिल्मों का जो रास्ता जो था वो खुल गया था। और एज एन एक्टर तो फिर आपने मेरे ख्याल से 5-7 साल काफी किया, मैंने मेहनत की, पर वो फिर मुझे फिर फ्रेंड्स के रोल और वैसे ही रोल मिलते थे क्योंकि मेरी शक्ल वैसे विलन वाली नहीं थी। तो जब जाके मैं वो वीडियो कैसेट लेके जाके सबको दिखाता था कि मैंने एज अ मेन विलन काम किया है, तो वीडियो में देखते तो बोला हाँ यार ये तो अच्छा किया है, पर ये पर्सनली देखते हो तो ये तो बंदा बहुत सॉफ्ट और वैसा है जी। वैसे रोल मुझे फिर मिले नहीं। 2-3 फिल्मों में फिर मैंने एक नसीर साहब के साथ भी एक फिल्म की थी, सर उठा कीजिए, उसमें भी मैं विलन था और वो हीरो थे नसीर जी जी। तो ऐसे काम किए, पर वो इतने मुझे मज़ा नहीं आ रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी कैमरा के पीछे आऊँ, राइटिंग करूँ और डायरेक्शन करूँ, वो मेरा एम बनता रहा जी। और ऑक्यूपाइड भी आप, क्योंकि आपका जो बेस रहा वो थिएटर रहा, और खास करके उस दौरान जो कि अभी तक भी वो कितनी सारी फहरिस्त हैं आपकी फिल्मों की, परेश रावल जी के साथ आपकी एक थिएटर जर्नी शुरू हुई। वो उस बॉन्डिंग के बारे में बताइए कि किस तरीके से, मतलब ही इज़ ऑलवेज बीन इन योर फिल्म, एंड वो एक जो बॉन्डिंग है वो कहाँ से वो बॉन्डिंग की शुरुआत हुई और कैसा रहा? 86 से हम लोग साथ में। अच्छा। तो मतलब जब हम प्लेस करते थे तो हमारे प्ले के रिहर्सल देखने भी वो आते थे, तभी पता चलता है कि ये लड़के में स्पार्क है। तो उन्होंने मुझे एक बार बैक स्टेज करने के लिए बुलाया और एक छोटे से रोल के लिए बुलाया था। फिर एक आध वो प्ले डायरेक्ट कर रहे थे परेश भाई और मैं बैक स्टेज कर रहा था, पर मैंने एक कोई छोटा सुझाव वो प्ले में दिया था तो वो उनको बहुत अच्छा लगा था। तो बोला व्हाई डोंट यू बिकम माय असिस्टेंट डायरेक्टर। तो फिर देन आई स्टार्टेड असिस्टिंग हिम इन हिज प्लेस, उनके नाटकों में असिस्ट करता था। फिर जब मैं डायरेक्टर बना प्ले के, जब प्लेज में डायरेक्टर बना तो भी वो मेरा काम देखते थे जी। और हम एक बार यूएस गए, यूएस हम लोगों ने काफ़ी साथ में टूर्स किए जी। तो मैंने उनको एक इंसिडेंट मेरी पर्सनल लाइफ का बताया, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा तो प्ले जो आपकी रियल लाइफ में हुआ, ऐसा तो ब्रॉडवे पे प्ले भी चल रहा है। और तब तक मैंने एक फिल्म पे लिखना शुरू कर दिया था काम, राजीव झवेरी करके थे, उनके साथ मिलके एक फिल्म लिखना शुरू कर दिया था। संजय खान साहब की जो बेटी है फारा जी, वो प्रोड्यूसर थी और मैं सिर्फ एज अ राइटर वो फिल्म में था। तो और वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे प्रहलाद कक्कड़, जो एड फिल्म्स के थे। प्रहलाद कक्कड़ डायरेक्ट करने वाले थे और मैं राइटर था वो फिल्म में जी। तो जहाँ जहाँ नरेशन देने जाना था तो वहाँ मैं ही जाता था और मैं ऐसा नरेट करता था कि प्रहलाद कक्कड़ जो भी हीरो था उनको बोलता था कि आपको कुछ करना नहीं है, ये लड़का जैसे नरेट करता है वैसे ही परफॉर्म करना है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और इवेंचुअली ये हुआ कि वो फिल्म मैंने ही डायरेक्ट की। अच्छा। इवेंचुअली यूटीवी के लिए। अच्छा। तो रॉनी स्क्रूवाला साहब और सबको मैंने, विकास बैल साहब, सिद्धार्थ रॉय कपूर साहब, वो सब उस नरेशन में बैठे थे। तब विकास बैल जी और जो सिद्धार्थ रॉय कपूर है वो यूटीवी में जॉब करते थे जी जी, अच्छे पोस्ट पे थे जी। तो सब लोगों ने मेरा नरेशन सुना और बोला कि व्हाई डोंट यू डायरेक्ट दिस फिल्म। तो वो मेरी पहली फिल्म डायरेक्ट करने की थी। तो वो डायरेक्शन में ऐसा था कि एक्टिंग कौन करेगा। तो सबसे पहले मैं परेश भाई के पास ही गया कि परेश भाई आप ये फिल्म करोगे तो मेरी नैया जो है वो पार हो जाएगी जी। और परेश भाई और हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, तो परेश भाई ने बोला डेफिनेटली मैं करूँगा जी, ये फिल्म, ये रोल बहुत ही अच्छा है जी। और जब भी मैंने कहा रॉनी स्क्रूवाला साहब को कि परेश भाई इज़ देयर ऑन द बोर्ड, तो बोला कि अच्छा। तो उन्होंने परेश भाई से डायरेक्ट बात कर ली और परेश भाई ने भी बहुत अच्छा उस वक्त कहा था रॉनी स्क्रूवाला साहब को भी कि आप
बिकॉज मैं कर रहा हूँ इसलिए फिल्म मत करना। आप फिल्म इसलिए करना क्योंकि ये लड़के का कन्विक्शन है। आपको सब्जेक्ट पे कन्विक्शन होना चाहिए तो मैं करूँगा। मतलब उन्होंने मेरी भी मतलब रिस्पेक्ट उतनी रखी कि आप कोई टैलेंट में आपको विश्वास है तो आप ये काम करना। जी जी। वरना मैं तो इनके लिए, उमेश के लिए कभी भी कर ही लूँगा। तो वो बहुत ही मतलब उन्होंने वो स्टैंड लिया था उस वक्त। और फिर वही फिल्म में कुणाल खेमू, सोहा अली, सोनू सूद साहब, जॉनी लीवर साहब, सब लोग उसमें थे और बहुत प्यारी एक फिल्म जी बनी थी, ढूंढते रह जाओगे। जी, ढूंढते रह जाओगे। तो परेश भाई डेफिनेटली मेरी, मतलब मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि वो मेरी हर फिल्म में हो जी। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसे कैरेक्टर उनको दूँ जिसमें उन्होंने जो काम किया है वो और आगे जाए। मतलब मैं ऐसा काम उनको ऑफर नहीं करूँगा जो ऐसा लगता है कि वो रिलेशनशिप में आके मुझे हाँ बोल दें। ऐसे मैं भी उनको काम ऑफर नहीं करता। और वही जर्नी में फिर जब मैं प्लेस कर रहा था तो मैंने एक प्ले किया था कांजी विरुद्ध कांजी, जो गुजराती में था। फिर हिंदी में जब परेश भाई ने बोला कि मैं करूँगा वो रोल, तो हिंदी में किशन वर्सेस कन्हैया के नाम पे प्ले बना जिसमें परेश भाई मेन लीड कर रहे थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके साथ मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, अभी मैं उनको प्ले में डायरेक्ट कर रहा हूँ। वही प्ले की फिर फिल्म बनी ओ माय गॉड जी, तो उसमें भी परेश भाई ने वो लीड किया जी। और परेश भाई के लिए ना एक मतलब ये मेरा पर्सनल एक सवाल है, बिकॉज सिंस यू आर वेरी क्लोज विद हिम, यू नो, कई लोगों का नाम इंडस्ट्री में बहुत सारे थिएटर के लोग रहे हैं, नसीर साहब हों, ओमपुरी साहब हों, इतने बड़े बड़े अनुपम खेर साहब हो, बट सर परेश जी इज द अंडरडॉग एंड अंडर हॉर्स, जिसको हम बोलते हैं ना, कि जिस तरीके का काम उनका है, चाहे आप उनकी शुरू की फिल्में देख लीजिए, अंदाज अपना अपना देख लीजिए, हेरा फेरी देख लीजिए, आप उनकी थिएटर देख लीजिए, अभी रिसेंटली किसी इंटरव्यू में उनके क्राफ्ट के बारे में जिस तरीके से वो बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि येट I mean we are not celebrating him as an actor. Underused actor. मतलब क्योंकि एक टाइम होता है जहाँ पे आप बहुत सारी फिल्में कर लेते हो, पर फिर भी उनका जो पोटेंशियल है जी, वो बहुत ऊपर है। मतलब आप उनकी अगर सरदार फिल्म देखो या सर फिल्म देखो तो उसमें जो बारीकी होती है वो दिखती है कि कितने, मतलब हमने तो साथ में थिएटर भी किया हुआ है। महेश भट्ट की कितनी फिल्में हैं, तो मतलब थिएटर में एक परेश भाई एक एक्टर थे, नसीर भाई है, एक उपेंद्र त्रिवेदी करके हमारे गुजराती के बहुत बड़े एक्टर हैं। उनके अगर आप प्लेस देखो तो आपको प्ले देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो आपके साथ चल रहे हैं जी। आप सो रहे हो तो आपको लगता है कि वो आपके आसपास ही कहीं है। वो इतनी बड़ी इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं ये एक्टर्स, इतना सहज करते हैं, इतना सहज, इतना सटल एक्टिंग करते हैं कि आपको लगता है कि दो अक्रॉस द फुटलाइट उनकी बात जाती है, इतना सहज रह के थिएटर में भी। तो बहुत ही काबिल तारीफ ये कुछ एक्टर्स की बात है जो हमने तो ऐसे देखी है। ओमपुरी साहब, मतलब ऐसे एक्टर्स थिएटर में, और ऐसा परफॉर्मेंस उन लोगों ने किया है और कर रहे हैं अभी भी थिएटर की बात आए तो आप उपेंद्र त्रिवेदी साहब तो नहीं रहे, ओमपुरी साहब भी नहीं रहे, पर परेश भाई और नसीर भाई अभी भी वो थिएटर करते हो, बहुत बड़ी बात है। एंड वी आर रियली थैंकफुल टू देम कि वो अभी भी थिएटर के लिए अपना जो है वो सब कुछ करते हैं। नहीं तो लुप्त हो जाता, लुप्त हो जाता इस तरीके से। मतलब हम लोग अपनी यंग डेज की बात करें कि जो थिएटर 2000 या फिर 94 से लेके 2004-05 तक थिएटर का एक बहुत बड़ा माहौल रहा, लेकिन यही लोग हैं जो मराठी, गुजराती और ये जो थिएटर को कमर्शियली भी अभी भी भूख है कि यार ये करना ही है जी जी। तो वो स्टेज का जो कहते हैं ना कि स्टेज हॉलिक बोला जाता है ना, जो स्टेज पे एक बार चला गया उसके लिए बार बार स्टेज में जाना इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं दो लोगों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, बिकॉज बहुत लोग उनके क्राफ्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक नाम नीरज वोरा साहब, बिकॉज अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं दुनिया में, एंड आपने उनके साथ असिस्टेंट के तौर पे भी काम किया, राइटर के तौर पे भी काम किया, क्योंकि आपने जितनी लंबी फहरिस्त बताई वो तो खैर बड़ी बड़ी फिल्में हैं ही, लेकिन उनका जो आपका जो अनुभव था और उनकी जो पर्सनैलिटी थी जी, उसके बारे में ज़रा बताइए कुछ, बिकॉज वो लोग उनको नहीं जानते हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि नीरज वोरा जी कौन थे। नीरज वोरा मतलब
उनका ड्रामेटिक जो सेंस था जी, उनका जो टाइमिंग था ह्यूमर का, कॉमेडी का, वो मतलब अनमैच्ड। अभी भी मुझे जो है ना वो टाइमिंग या वो वाली बात जो है ना अभी भी मैं मिस करता हूँ कि यार वैसा कोई मिले जिससे मैं बात करूँ कि जो मतलब उनके साथ बात करो, या उनकी मतलब डेप्थ जो थी ना बहुत ही अलग लेवल पे थी जी। तो वो मेरे से 5-6 साल बड़े थे और कॉलेज में उनके साथ मैं प्लेस करता था। तो हमारे लिए नीरज मतलब ऐसा था कि यार नीरज मतलब वो आया तो मतलब पूरी अलग एनर्जी आ जाती थी। उनसे काफ़ी सीखा है। मतलब ऐसा है कि जो भी फिल्म में मेरा एज अ राइटर या डायरेक्टर जो भी है, तो मैंने उनके साथ मतलब एक हेरा फेरी जो उन्होंने डायरेक्ट की उसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर भी रहा था उनके साथ जी। तो काफ़ी सीखने मिलता है। मतलब वो मतलब अगर कोरा पन्ना भी आपके सामने पढ़ ले तो आप पागल हो जाओ, फिर पता चलता है कि ये तो पन्ना कोरा था। वैसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सीन पढ़ रहे हैं, पर वो उतना उनका इंस्टिंक्टिवली जो था ना वो इमेंसली टैलेंटेड। और वो मैं कहूँगा कि ही वॉज नॉट अ वेल रेड पर्सन बट स्टिल ही हैड दैट इंट्यूशन, और वो इंट्यूशन इतना उनका करेक्ट था। उनके फादर भी जो थे विनायक वोरा साहब, वो बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे और उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में लोग बहुत ही तारीफ करते थे कि उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर थी वो भी बहुत ही जबरदस्त थी। तो शायद वहीं से आता होगा वो कि ह्यूमर का होता ना कि आप कहीं से कुछ सीख कर आते हो या पैदाइशी। तो ही वाज अ बॉर्न टैलेंटेड आई वुड से। एंड लाइफस्टाइल जो मैं कहूँगा कि वो मतलब अगर मैं सब अच्छी ही बातें करूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैं उनके बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही करता हूँ। पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें अगर ये पॉडकास्ट अगर कहीं जाए तो जो हमें संभालना है वो है अपनी लाइफस्टाइल को जी। तो वो जो थी वो बहुत ही मतलब इरेगुलर थी उनकी जी। तो वो मैं चाहूँगा कि उनसे मैंने ये भी सीखा कि यार मुझे अगर बचना है कोई चीज़ों से तो ये चीज़ों से बचना है कि थोड़ी रेगुलरिटी जो लाइफ में होती है। उनका मतलब टाइमिंग वाइज कंसिस्टेंसी नहीं थी, कंसिस्टेंसी में थोड़े वो थे। पर अभी भी मैं हाथ जोड़ के ही बात करूंगा उनके लिए कि जो सीखना है वो बहुत उनसे ही मैं सीखा हूँ वो सब क्राफ्ट के बारे में जी। और जो सीखने में वही था कि मैं उनकी जो इरेगुलरिटी जो लाइफ की है वो मैं ट्राई करता हूँ अवॉइड करूँ जी। ताकि उनकी ही जो टाइमिंग है वो मैं आगे बढ़ा सकूँ ज़्यादा। और आपने सही बोला कि एक इमेंसली टैलेंटेड आदमी अगर उनकी लाइफस्टाइल शायद उन्होंने ध्यान दी होती तो आज भी ऑडियंस को और भी देखने को मिलता, उनसे और डेफिनेटली वो बहुत जल्दी गए। मैं हमेशा मानता हूँ कि वो अगर और 8-10 साल रहते तो इंडस्ट्री में और अच्छी फिल्में और अच्छा कंटेंट आता था जी। तो ये मैं हमेशा मानता हूँ। जैसे विद द एज आप थोड़े स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हो तो ये भी पता चलता है कि शायद वो ऐसी चीज़ों के लिए मतलब यही स्टेटमेंट देने के लिए शायद उनके साथ ऐसा हुआ रहेगा कि जो आगे की जो जनरेशन है उसको ये चीज़ के बारे में पता चले जी। तो मुझे ये भी लगता है अभी जब व्हेन आई लुक बैक तो मुझे लगता है कि कभी कभी ये भी स्पिरिचुअली ये लगता है कि शायद ऐसा ही होना होगा उसके साथ तो हुआ हो बिल्कुल। तो वही है। अदरवाइज अगर वो अभी भी होते तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है बिकॉज़ इरफान भाई भी इस दुनिया में नहीं है। मतलब ये कभी तो ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में आपको ऐसा लगता है कि क्यों इतने वो जी विश्वास नहीं होता। लेकिन ये लोग जो फिल्म निर्माण में जो चीज़ें देखे गए हैं वो तो खैर झुटलाई नहीं जा सकती हैं क्योंकि आप इनके साथ आपने बहुत सारी कॉमिकल फिल्म्स जो होती हैं कॉमेडी फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे तगड़े एक्टर्स के साथ काम किया है जिनकी कॉमिक टाइमिंग बड़ी ब्रिलियंट अनमैच्ड और टू सम एक्सटेंट सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं वो लोगों में डेप्थ भी उतनी थी। ऐसा नहीं था कि ऐसा था। फॉर दैट मैटर चिंटू जी ऋषि कपूर साहब मतलब वो अगर उनका मानना था कि उनकी ये जो वो खुद बोलते थे कि पहले तो मैंने स्वेटर पहन के बहुत वादियों में वही गाने गाए पेड़ के आगे पीछे, अभी मेरा बहुत ही अच्छा फेस चल रहा है जी। जो जहाँ मुझे अच्छे किरदार मिल रहे हैं जी।
तो मुझे लगता है कि वो भी अगर और 10-12 साल या 15 साल जी जाते तो उनके तरफ से भी हमें बहुत अच्छी फिल्में, अच्छा कंटेंट मिलता था जी। क्योंकि वो इतने मतलब स्क्रीन के सामने इतने सहज थे, इतने बेहतरीन एक्टर थे, स्पॉन्टेनियस, कि आपको लगता है कि वो भी थोड़े और जल्दी चले गए। नहीं, और किसी ने सही बोला है कि जितना बड़ा आदमी होता है, मतलब आप देखें, आपने तो इतने बेहतरीन लोगों के साथ काम किया, उसके ऊपर मैं आऊँगा, अमित जी, परेश रावल जी, ऋषि कपूर जी, इनकी जो मेरे ख्याल से जो इनका जो रहस्य है इनके सक्सेसफुल होने का, शायद वो सहज, जो आपने बोला ना कि इतने सहज हैं कि आप उनसे ना रिलेट कर पाते हैं हर चीज़ में। वो सहज भी थे और उनमें भूख भी बहुत थी जी। एक जो हंगर होती है ना, जो आपको ड्राइव करती है। लाइक बच्चन साहब को अभी भी अगर कभी बात हो या फ़ोन आ जाए या अगर मिलने का मौका मिले या जब भी हो, उनको हमेशा ये रहता है कि कुछ है क्या करने के लिए जी। कोई स्क्रिप्ट है क्या ऐसी जिसमें, तो मुझे लगता है कि आप 80 साल की उम्र के हो बच्चन साहब जी, पर अभी भी आपको जानना है कि कोई अच्छा सब्जेक्ट है क्या। जी, तो वो जो रहता है ना, वो बहुत ही जो अभी भी आग बहुत ही काम आती है। मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट, आप राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो या कोई भी फिल्म में हो, वो जब तक वो आग जिंदा है वो बहुत ही मायने रखता है जी आपको खड़े रहने में। जी। आपने प्रियदर्शन जी के साथ भी काम किया जी। सो उनके साथ, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्टर्स जो शायद अभी बहुत कम हम उनकी फिल्में देख रहे हैं आने वाले टाइम में, बट पिछले अगर हम 15-20 साल पहले का इतिहास देखें तो जितनी भी बहुत ही बेहतरीन फिल्में वो प्रियदर्शन जी के साथ आई जी। परेश जी ने उनके साथ शायद काम किया। सो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या सीखने को मिला उनसे? बहुत सीखने को मिलता है क्योंकि जब एक हिंदी फिल्मों का एक दौर चल रहा था, जब प्रियदर्शन साहब की एंट्री हुई तो हम सब लोगों ने नई तरह की लाइटिंग देखी, नई तरह की सिनेमेटोग्राफी देखी, नई तरह का पेस भी देखा जी। मतलब एक फिल्म मुझे याद है कि जिसमें मैं ऑफ कोर्स प्रियदर्शन साहब का भी मेरा जो रिश्ता है वो नीरज वोरा साहब की वजह से ही है जी, क्योंकि उन्होंने जितनी भी फिल्में लिखी उसमें मैं असिस्ट करता था उनको राइटिंग में जी। और कहीं कहीं ऐसा मौका होता था कि प्रियदर्शन साहब जब पहली 1-2 फिल्में 3-4 फिल्में थी उस वक्त उनका हिंदी उतना अभी जितना अच्छा है उतना नहीं था, तो अच्छा था मेरे लिए कि वो मुझे एज एन एक्टर भी कभी एक रोल में ले लिया। तो डोली से जाके रखना करके एक फिल्म थी, उसमें मैंने एक्टिंग भी की थी जिसमें परेश भाई भी थे जी। तो ज्योतिका जी की पहली फिल्म थी, अक्षय खन्ना जी थे, परेश भाई थे जी। अमरीश पुरी साहब थे, तो बहुत ही प्यारी फिल्म थी। तो उनके साथ रह के मुझे ये पता चलता था कि क्या क्लैरिटी के साथ वो शूट करते थे, मतलब इतनी क्लैरिटी रहती थी, कोई वेस्टेज नहीं होता था, टाइम का वेस्टेज नहीं, कुछ नहीं। तो वो फिल्म जो थी वो उनके प्रोड्यूसर थे राजकुमार संतोषी साहब जी। तो राजकुमार संतोषी साहब एक बार आए थे और पूछा कि अरे आज क्या काम कितना किया, तो जब प्रियदर्शन साहब ने बताया कि आज 1.5 सीन हो गया तो राजकुमार संतोषी बोले कि आप इतनी पेस में कैसे ये सब कर लेते हो जी। तो वो हम जो सिर्फ हिंदी फिल्म में के जो डायरेक्टर्स थे, और जब साउथ का जब वो क्लैरिटी वाला मामला आया कि इतनी क्लैरिटी से कोई काम करता है जी, तो वो हमें बहुत सीखने को मिलता था जी। उन्होंने 100 से ऊपर फिल्में कर ली है, वो का मतलब इट्स इनक्रेडिबल। तो क्या वन ऑफ द लेजेंड्स इन द इंडस्ट्री। वो बच्चा जो बचपन में भुवनेश्वर में बड़ा हुआ, 7-8 साल की उम्र में फिल्म दिखाई और मिठी बाई से थिएटर से करते करते 2012 नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म ओ माई गॉड, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स, जो शायद क्राफ्ट के मामले में और परफॉर्मेंस के मामले में परेश भाई से बढ़िया कोई कर भी नहीं सकता था। और जो उनके फिल्म के जो डायरेक्टर वो आप थे, आपने उसका थिएटर वर्जन पहले ही किया था, आपने फिर हिंदी में भी थिएटर वर्जन किया। किस तरीके से वो फिल्म की पूरी कहानी जो थी वो रची गई, और चूंकि आप एक ब्राह्मण फैमिली से आते थे तो कितना चैलेंजिंग था सनातन धर्म जैसे टॉपिक को लेके फिल्म बनाने में। इसका जो बहुत ही बेसिक जो जर्म था वो एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म थी अगेन, अच्छा, द मैन हु सूड गॉड। पर वो कहानी बहुत ही अलग थी, वो धर्म को लेके से ज्यादा वो प्यार को लेकर थी जी।
उसमें वो जो मेन कैरेक्टर था जो हमारी फिल्म में परेश भाई कर रहे थे, उसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एक लॉयर के साथ, उनकी वाइफ है, उनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जी। और इवेंचुअली वो केस विड्रॉ कर लेते हैं भगवान पे, बोला हम दोनों को अगर हम अपने अपने प्यार को पा लेंगे, उनके साथ रहेंगे तो कोई तो वो फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि इसमें पोटेंशियल है, पर वो फिल्म उतनी गई नहीं आगे। तो भावेश मांडलिया जो ये ड्रामा के जो राइटर थे, वो मेरे पास ये सब्जेक्ट लेकर आए थे और वो मुझे, और भरत ठक्कर वो प्ले के प्रोड्यूसर थे, वो मेरे पास आए थे और वो बताया कि ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है, पर मैंने बोला कि ये सब्जेक्ट अच्छा है पर कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर हम लोग प्ले लिखने के लिए भी उस वक्त गोवा गए थे और हमने एक प्ले का वर्जन बनाया जिसमें ये चोर बाजार में अगर मूर्ति बेचने वाला बंदा हो जो आस्तिक है, और आस्तिक से नास्तिक से आस्तिक, सॉरी, वो नास्तिक बंदा है जो बुलेश्वर में जो एक दुकान है, और बुलेश्वर में वो चोर बाजार एरिया बाजू में ही है, बुलेश्वर के बाजू में ही है, और वहाँ पे वो मूर्तियाँ बेचता है और कैसे अलग अलग तरह से मूर्तियाँ बेचता है कि ये द्वारका से प्रकट हुई मूर्ति है जो लेके आता कहीं और से, और ये तो वो जो कैरेक्टर था वो, क्योंकि मेरा आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भुलेश्वर, तो कहीं ना कहीं से वो रूटेड कैरेक्टर निकला जी, कांजी लाल जी मेहता का जी, और उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी बनी। और फिर जैसे मैं कर्मकांड ब्राह्मण था और मैं जो पूजा करवाने जाता था उस वक्त कुछ चीज़ें एज अ देखता था कि कितना ये सब प्रोफेशन में भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन और जी, 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 बहुत लो लेवल पर पाखंड चल रहा था जी। और उस वक्त ये सब धर्म गुरु जो थे उसमें भी हम जो सुनते आ रहे थे जी। कि इनका ये स्कैम निकला तो सारी चीज़ों को मिल मिलाकर भावेश ने बहुत ही बढ़िया वर्जन एक प्ले का बनाया था जी। तो हमने पहले प्ले बनाया था, तो प्ले भी 3 लैंग्वेज में हुआ था, गुजराती, फिर हिंदी, फिर मराठी में भी हुआ था। अच्छा। और जब ओ माय गॉड फिल्म बनाने का सोचा तो फिल्म बनाने के लिए पहले कोई भी कॉर्पोरेट पहले आ नहीं रहा था जी। सेंसिटिव टॉपिक है, बोला आप तो हमारे बिल्डिंग के कांच तुड़वा दोगे ये सब्जेक्ट करके। पर जब भी नरेशन करने जा रहे थे हम उसको उसका बैलेंस वे भी दिखाते थे कि कुछ जवाब जो है वो भगवान के मुंह से आ रहा है, भगवान कुछ चीज़ों के जवाब देंगे तो बैलेंस्ड है, तो आपको उतना वो प्रॉब्लम नहीं होगा। पर पहले कोई हाथ ये सब्जेक्ट में डाल नहीं रहा था। हम ये सब्जेक्ट लेकर मैं और परेश भाई बहुत घूमे थे, हर जगह जाके नरेट किया होगा, बहुत बड़े से बड़े लोगों को नरेट किया होगा। पर जब ये प्ले देखने इवन जब हमने किया था तो रंग शारदा में शो था, परेश भाई ने अक्षय जी को बुलाया था देखने के लिए, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने भी कहा कि मैं ये फिल्म प्रोड्यूस करूँगा पर रोल नहीं करूँगा किशन जी का, क्योंकि उनका मानना था कि जब गॉड टू सी ग्रेट हो करके एक फिल्म आई थी जिसमें बच्चन साहब ने गॉड का रोल किया था, मतलब बच्चन साहब एज अ गॉड नहीं चल रहे हैं तो मैं कहाँ चलूँगा ये वो। पर फिर एक ड्राफ्ट लिखा कि कैसे प्लॉजिबल लगेगा ये कैरेक्टर, और अक्षय जी सुबह 4 बजे नरेशन के लिए बुलाते थे और हमने उनको ये वर्जन सुनाया कि इसमें गॉड भी जो है वो बहुत अलग तरह से मॉडर्न है, आज के ज़माने के है, कि अगर सब कुछ अपग्रेड हो रहा है तो भगवान भी अगर क्यों धोती में रहेंगे, वो भी कुछ। तो उनको वो आइडिया अच्छा लगा, देन ही एंटर्ड इनटू इट। फिर वाईकॉम आया और हमने फिल्म बनाई, और फिर तो उसने जो भी फिल्म ने काम किया वो तो किया ही है अपने हिसाब से। काफ़ी एक होता है कि कमर्शियल सक्सेस और एक होता है कि क्रिटिकल एक्लेम, तो ये फिल्म जो है वो दोनों तरह से चली, कमर्शियली भी सक्सेस हुई और क्रिटिकली भी अक्लेम हुई। और बहुत परफॉर्मेंसेस बहुत तगड़े थे, इवन कैमियोज जो धर्म गुरुओं के या पॉलिटिशियंस के, या आप अगर उसको ओवरऑल देखेंगे तो इट वाज लाइक अ गूज़बम्प। और जब नाटक भी किया था, प्ले भी किया था, तभी मोर देन अ कमर्शियल सक्सेस, कमर्शियली सक्सेसफुल ही था, बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल और कल्ट प्ले माना जाता था उस वक्त। पर उसके साथ साथ जो ऑडियंस, जो लोगों में बदलाव जो आता था वो प्ले को देखकर, कि लोग प्ले देखने के बाद भी लोग थिएटर के बाहर 20-20, 25-25 मिनट ऐसे ही खड़े रहते थे, एक्टर को मिलने नहीं, वो प्ले की चर्चा करते थे कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए सक्सेस था जी। जो फिल्म में भी हुआ था जी, कि लोग फिल्म देखने के बाद सोचने पे मजबूर होते थे कि यार ये
क्या हम जो ईश्वर में मानते हैं, भगवान में मानते हैं, उसका हमारा मानने का तरीका कितना सही है, कितना गलत है, उस पे चर्चा होती थी। वो बहुत बड़ी सक्सेस थी जी जी। उस वजह से काफ़ी यूथ वो फिल्म देखने के लिए आया था जी। मतलब यूथ भी अगर देखता था तो अपने माँ बाप को बोलता था कि ये फिल्म आप देखिए। तो आपकी जो बिलीफ है, एज ओल्ड बिलीफ जो कहते हैं आप, वो बिलीफ को जो चेंज किया वो फिल्म की वजह से, वो मेरे लिए ज़्यादा सक्सेस थी रादर देन अवार्ड्स, रादर देन मॉनिटरी सक्सेस। जी। वो जो बदलाव, अगर कोई चीज़ अगर आप समाज में लेकर आते हो, सोसाइटी में लेकर आते हो, वो सक्सेस मुझे ज़्यादा टच कर रही थी। और बहुत टची था भी। अगर आप देखें कि मैं तो नहीं हूँ, इंसानों में जो गाना है आज भी एंथम की तरह यूज होता है, बिकॉज यू नो यू स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड इन अ डिफरेंट वे। यस, यू हैव टू बी गॉड लविंग, नॉट गॉड फियरिंग। गॉड फियरिंग। तो वो जो आइडिया था कि यू हैव टू बी अ मतलब गॉड लविंग पर्सन, नॉट गॉड फियरिंग। सिमिलर टॉपिक पे आमिर साहब की भी एक फिल्म आई जिसमें पीके, बहुत प्यारी फिल्म थी। हाँ, और उसमें भी समानता कुछ उस तरीके की ही थी, बट प्लॉट थोड़ा सा अलग था या उस तरह था। तो आपको लगता है कि वो फिल्म भी रुझान कहीं ना कहीं आपके थिएटर प्ले से ही हुआ था? रुझान नहीं बोलूंगा मैं, उनके दिमाग में भी ऐसा ही आइडिया रहा होगा। अगर शायद पीके पहले आई होती तो लोग मेरी फिल्म के बारे में ऐसा बोलते थे, ओ माय गॉड बार के बारे में ऐसा बोलते थे कि ये पीके का जैसा है। नहीं, लेकिन थिएटर तो पहले से चला आ रहा था। थिएटर भी था, ऐसा नहीं है, पर मैं मानूंगा मतलब सबने, राजकुमार हिरानी साहब ने, विदु विनोद चोपड़ा साहब ने, सबने मेरे, अभिजात जो उनके राइटर थे, वो सबने मेरा प्ले भी देखा हुआ था। तो इनफैक्ट अगर आप कोई सिमिलर सब्जेक्ट पे काम करते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा रिफ्लेक्शन आता है कि आप वही कर रहे हो। जी। अगर आप लव स्टोरी बना रहे हो तो आप बोलोगे कि उसकी फिल्म में भी आई लव यू बोला था, ये फिल्म में भी आई लव यू, तो भाई आई लव यू बोलना ही है अगर लव स्टोरी है तो उस वक्त तो काफ़ी अफवाह भी ऐसी थी कि पीके में जो विदु विनोद चोपड़ा साहब थे, उन्होंने मुझे 8 करोड़ ऑफर किए थे फिल्म नहीं बनाने के लिए। अच्छा। पर वो सब अफवाहें थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो अपने आप में इतने टैलेंटेड लोग हैं, राजकुमार हिरानी साहब, अभिजात, विदु विनोद चोपड़ा साहब, आमिर खान साहब, सब लोग इतने टैलेंटेड लोग हैं कि वो इतनी ओछी हरकत करते ही नहीं थे बिल्कुल पैसा देने के लिए। तो ये सब चीज़ें उछली थी उस वक्त भी, पर ऐसा कुछ नहीं था। और उनका वर्जन भी, मतलब जब आप फिल्म देखो तो लगता ही है कि इंटरेस्टिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर को लेकर आप सवाल उठाते हो तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज आनी ही है। ऐसे तो बहुत सारी फिल्में लोक परलोक बनी हैं, दुनिया भर की फिल्में उस तरीके बहुत की बनी है। बट एक सलीम साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी एक बार कि देयर इज नो स्टोरी व्हिच इज ओरिजिनल, एवरी स्टोरी इज कहीं ना कहीं से प्रेरित होती है, अडैप्ट होती है। कई लोग बोलते हैं, कई लोग नहीं बोलते हैं। बट बहरहाल जो पीके और ओ माय गॉड में जो कंपैरिजन जो हम करते हैं, देयर आर नो कंपैरिजन इन बोथ द फिल्म्स, बिकॉज मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, जो ओ माय गॉड फिल्म का जो रेलेवेंस था ऑडियंस में, जो भगवान के प्रति प्यार का, वो शायद वो ज़्यादा सक्सेसफुली कहानी में कह पाए ओ माय गॉड में। दिस इज़ माय पर्सनल व्यू। कास्टिंग की जब बात होती है तो इतने सारे लोग, वो कोर्ट का सीन जो खास करके लास्ट का जो कोर्ट का सीन है, वो तो कमाल का सीक्वेंस है वो। और तो उसमें कहीं ना कोई इंटरेस्टिंग एलिमेंट ज़रूर होगा। तो वो कोई इंटरेस्टिंग ऐसा किस्सा ओ माय गॉड के दौरान जो आपके दिल में आज तक भी है कि भाई उस फिल्म के बनाने के दौरान ये जो एक चीज़ थी जो शायद ऑडियंस को जाननी चाहिए? उसमें ऐसा था कि हमने अक्षय जी के 8 दिन लिए थे पिक्चर में। हाँ। और कॉम्बिनेशन कोर्ट में ऐसा था कि सारे एक्टर्स जो है, वो जितने भी फिल्म में एक्टर्स हैं वो सारे कोर्ट के अंदर हैं। तो सबकी डेट मैनेज करके, अक्षय जी की डेट मैनेज करके उनको बुलाना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था उस वक्त। और ड्रामा ऐसा था उस वक्त, वो जो कोर्ट रूम का जो ड्रामा है वो अभी भी, मतलब जब भी लोग देखते हैं तो हम कोई ऐसे ही बोलता है कि मैंने 2 बार देखी, अगर वो फिल्म आधे से भी शुरू करो तो पूरी कर लेते हैं। तो ऐसा हो जाता है क्योंकि वो कोर्ट सीन का ड्रामा ऐसा था। पर फिल्म जिस तरह से शेप अप हो रही थी, इवन अक्षय जी थॉट कि यार ये तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो ही ऑल्सो सेड कि 8 नहीं, अगर 10 या 12 दिन भी होंगे तो मैं कर लूँगा। तो वो एक बड़प्पन था। और दूसरा ये था कि परेश भाई ने ये प्ले भी किया हुआ था, तो उनके लिए ये चीज़ अगर शूट करनी हो,
जो हमने प्ले में किया था, और वही एनर्जी वापस जो थिएटर वाली जो गर्मी है जी, वो फिल्म में तब्दील करना, वो एक काफ़ी चैलेंजिंग था, कीपिंग सो मच क्राउड ऑल्सो करेक्ट इन माइंड, और नई चीज़ भी लेके आनी थी। जैसे थिएटर में क्या होता है कि सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ रहता है, करेक्ट, क्योंकि थिएटर में क्या होता है कि 8 या 10 ही कैरेक्टर स्टेज पे रहते हैं और पीछे आवाज़ आती है, तो लोग क्राउड है ऐसा समझ लेते हैं क्योंकि थिएटर है। तो थिएटर में लोग खाली साउंड पे प्ले करते तो चलता है, यहाँ पे इतने लोगों को लेके आना। और हमने क्या किया था कि जो रियल मंदिर में जो पुजारी होते हैं जूनियर आर्टिस्टों के साथ, उनको भी हम लोगों ने रखा था। कहीं कहीं से रियल साधु लेकर आते थे ताकि ऑथेंटिसिटी आए। जी, करेक्ट। तो वो चीज़ जो थी वो बहुत ही मज़ा आता था, क्योंकि वो जो है वो एक अलग बिलीफ में मानते हैं। यहाँ हम जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो वो भी वो सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी वो चीज़ें होती थी कि क्या बात कर रहे हो जी। तो वहीं पे भी हमारे वाद विवाद होते थे, पर बहुत अच्छे से गॉड इज काइंड की इतने बड़े स्केल पे वो सब चीज़ें हो पाई। एंड कहते ना कि जब आप इतने मन से कोई चीज बनाते हैं और इतने मन से सभी आर्टिस्ट, मिथुन साहब, अरे गोविंद नामदेव जी, अरे बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा था करने में जी वो सब सीक्वेंसेस, क्योंकि और मिथुन दा की मेमोरी, मतलब उसमें संस्कृत श्लोक बोलने हैं। गोविंद नामदेव जी तो मतलब एकदम मतलब आते ही थे तैयार होके। मिथुन साहब दादा भी एक लाइन इधर की उधर नहीं करते थे। और जो कैरेक्टर भी उनका था बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। हाँ, वो बहुत ही मतलब वो स्टेटमेंट था। पहले वो भी नहीं मान रहे थे कि मैं ऐसा करूंगा नहीं। उनका भी पहले ऐसा था कि लोगों ने दादा को बहुत ही अलग वे में, बहुत ही मैचो मैन देखा हुआ था। तो बोला कि ऐसा कैरेक्टर करूंगा, तो हमने रेफरेंस कुछ दिखाए थे कि अगर ऐसे करेंगे तो बहुत वर्क करेगा। पर फिर उनको जब पता चला कि ये अगर मैं ऐसे करूंगा, और उन्होंने जिस तरह से उसको परफॉर्म किया, वो मतलब इतना अच्छा हुआ कि उसका जो भी कन्नड़ वर्जन बना उसमें भी वो लोगों ने दादा को ही कास्ट किया था। बेहतरीन मतलब जी जी, उसके बारे में तो पूरा एक एपिसोड चला जाएगा उसकी फिल्म मेकिंग के बैकग्राउंड में बात करने के लिए। बहरहाल उसके बाद एक खबर भी थी, इन माई आई वाज डूइंग माई रिसर्च, कि संजय दत्त भी एक फिल्म करना चाहते थे आपके साथ। वो कितनी सच्चाई है? संजय, हाँ, पर उस दौरान उनका भी थोड़ा वो पीरियड चल रहा था जहाँ पे उनका वो सब केस वगैरह का केस का चल रहा था। जी जी। तो वो भी एक फिल्म थी, बहुत अच्छी प्यारी फिल्म थी। तो इवन ही वांटेड कि एक फिल्म हम साथ में करेंगे, पर उसका हमने स्क्रिप्ट भी एक रेडी किया हुआ था। पर जब वो बाहर आए तभी ऑलरेडी उन्होंने कुछ और कमिट किया हुआ था। तो फिर वो फिल्म शुरू हो गई, फिर वो फिल्म रह ही गई। चलिए, कोई बात नहीं। और आपने तो फिर अभिषेक बच्चन और कई लोगों के साथ भी काम किया। उस फहरिस्त में जो सबसे बेहतरीन फिल्म अगेन जो आई वो ऋषि कपूर जी और अमित जी के साथ 102 नॉट आउट जी। एंड एकदम अलग कहानी, मतलब बाप का कैरेक्टर जो अपने बेटे को आश्रम भेजना चाहता है, वृद्धाश्रम में वृद्धाश्रम। सो ये फिल्म की कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कैसे शुरू हुई और किस तरीके से काम करने का अनुभव रहा, उस प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगे जरा। यस, तो ये ब्रेन चाइल्ड सौम्या जोशी करके राइटर हैं जी, गुजराती प्ले राइट है, बहुत बड़े प्ले राइट है जी, बहुत बड़े पोएट भी है जी। और अभिजात जोशी जो राजकुमारी हिरानी साहब के साथ सारी फिल्में लिख रहे हैं जी, उनके सगे भाई हैं ये। और उन्होंने ये प्ले जो था, मैंने वो प्ले प्रोड्यूस किया था, और सौम्या जोशी जो है उन्होंने ये प्ले लिखा भी था और डायरेक्ट भी किया था। अच्छा। और वो प्ले ऐसा था कि मुझे लगता था कि ये प्ले की फिल्म बननी चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा कि फिल्म मैं बनाऊंगा, सौम्या आप इसका फिल्म वर्जन बनाओ। और ओ माय गॉड की सक्सेस और क्रिटिकली इतनी, और इंडस्ट्री में भी लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। तो बच्चन साहब ने मुझे एक बार घर पे बुलाया था और मुझे कहा था कि कोई भी अच्छा सब्जेक्ट हो तो मुझे सुनाओ, आपका जो कहने का तरीका है मुझे अच्छा लगा ओ माय गॉड में। और ये तो मैंने एक कहानी सुनाई, बोला हमारा एक प्ले चल रहा है और ये कहानी है। तो वो उन्होंने 10 मिनट कहानी सुनी और कहा कि मैं ये फिल्म करता हूँ। बच्चन साहब ने कहा सपना होता सर, बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं तो के साथ काम करना, मतलब बच्चन साहब को देख के बड़े हुए थे। मतलब हम बच्चन साहब के इतने बड़े फैन थे कि अगर
फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही देखना होता था जी। तो हम हर फिल्म उनकी फिल्में देख के ही बड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर शर्ट पे नॉट यहाँ बांधनी है तो हमने दीवार फिल्म देख के सीखा था कि हम स्कूल से बाहर आते तो स्कूल यूनिफॉर्म का शर्ट बाहर निकाल के गांठ मार लेते थे। बिल्कुल। तो वो बच्चन साहब को हमने देखा हुआ था, वो हमारे सामने बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि भाई आप कोई सब्जेक्ट लेके आओ, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ जी। तो बच्चन साहब ने ये फिल्म के लिए कहा कि आप कीजिए और ये बेटे का रोल आप देखिए कौन करेगा। तो उसमें फिर चिंटू जी से बात की तो चिंटू जी ने भी सुन के 10 मिनट में हाँ कर दी थी। तो फिर बहुत मज़ा आया क्योंकि 27 साल के बाद वो दोनों साथ में काम कर रहे थे। जी 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 जी। आफ्टर अजूबा फिल्म या नसीब, पता नहीं कौन से। अजूबा। नसीब और अमर एंथनी वगैरह में तो लोग साथ में रहे। लास्ट फिल्म वाज अजूबा। तो उसके बाद 27 साल के बाद ये केमिस्ट्री वापस देखने को मिल रही थी, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। ये और 2 बेहतरीन एक्टर्स, मतलब ऋषि कपूर सर और अमित जी, और जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस भी रही, मतलब और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे डिस्कशन हो रही थी कि फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि इन जनरल फिल्म्स में नहीं होती है। नो हीरोइन, देयर इज ओनली, मतलब 102 मिनट की फिल्म, हाँ, 2 घंटे में 2-3 कैरेक्टर। सर वो किस तरीके का प्रोसेस था वो जरा? वो मतलब हमें भी पता था कि सब्जेक्ट अच्छा है पर ये एक्सपेरिमेंट ही है। 2 यस्टर इयर्स सुपरस्टार्स को लेकर आप फिल्म बना रहे हो। दोनों की एक्टिंग पैटर्न्स भी काफ़ी अलग। एक स्पॉन्टेनिटी में बिलीव करते थे चिंटू जी, बच्चन साहब थे वो थोड़े मेथड एक्टर है पर वो कभी लगता ही नहीं मेथड एक्टिंग है। बिल्कुल। इतना परफेक्शन के साथ आते हैं, इमोट भी करे या ह्यूमर भी करे, आपको कभी लगे ही नहीं कि ये होमवर्क करके आते हैं। बिल्कुल। तो दोनों की स्कूलिंग वैसे अलग, उनसे सीखना ही है हमें। मतलब वो दोनों अगर साथ में आ गए तो सीखना ही है। दोनों का डिसिप्लिन अलग, मतलब वो लेवल का डिसिप्लिन था कि मैंने कहा कि इसका थोड़ा वर्कशॉप भी करेंगे हम शूटिंग से पहले। तो बच्चन साहब ने तो हाँ कह दिया था, चिंटू साहब कहे कि यार नहीं यार ये वर्कशॉप क्या होता है, हम तो सीधी स्क्रिप्ट आती है पढ़ के कर लेते हैं जी। पर मैंने कहा कि बच्चन साहब अग्री हुए हैं तो आप भी आइए, एक दिन हम लोग रीडिंग रखते हैं। तो ही अग्रीड। वो रिस्पेक्ट जो चिंटू जी का भी था बच्चन साहब के लिए, वो भी मतलब आप सेट पे देखो तो पता चलता है कि यार ये एक साथ इन लोगों ने इतनी फिल्में की है पर ऐसा रिलेशनशिप मैंने जो देखा है दोनों का ब्रिलियंट जी। तो वो वर्कशॉप के लिए आए और हम लोगों ने रीडिंग रखा था और मैं था, सौम्य भाई थे, जिग्ना थी और 2 एक्टर्स थे और हम लोगों ने नरेशन शुरू किया। और चिंटू जी को इतना मज़ा आने लगा एक पॉइंट पे, बोला ये हर फिल्म में यार ये पहले भी करते थे तो कितना अगर हमें क्लैरिटी के साथ काम करते थे। तो वो दोनों ने जिस तरह से अपने आप को वो कैरेक्टर के लिए रख दिया था जी। मतलब मैंने कहा था कि दोनों गुजराती कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तो दोनों ने पहले कभी गुजराती कैरेक्टर्स नहीं किया था। हालांकि बच्चन साहब ने पारसी कैरेक्टर किया होता है एक आध फिल्म में, पर गुजराती नहीं किया था। बराबर। तो मैंने कहा था कि ये फिल्म के सेट पे जो भी हम एक्टिंग करेंगे तो हम चप्पल नहीं पहनेंगे जो एक्टर्स होंगे वो, क्योंकि हम लोग गुजराती लोग जो है घर के अंदर चप्पल पहन के नहीं चलते। तो पहले ऐसा होता था कि यार कैसे होगा ये। तो मैं सेट भी काफ़ी क्लीन रखता था कि उनके पैर में, क्योंकि एज उनकी ऐसी थी कि अगर उनको थोड़ी एक नेल भी लग जाए पैर में तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एज, उनकी उम्र और उनको जो भी कॉम्प्लिकेशन हेल्थ में हो नहीं सकते हैं। तो हमें बहुत क्लीनलीनेस रख के हम शूट करते थे। कभी कभी मैं उनको कहता भी था कि अभी ये क्लोज है, आप इसमें चप्पल पहन सकते हो, या मिड शॉट है उसमें चप्पल दिखने नहीं वाले। पर वो दोनों का डिसिप्लिन ऐसा था कि वो दोनों नहीं पहनते थे। बोला वो अगर मैं इतना भी चल के आ रहा हूँ तो अगर मैं चप्पल पहन के इतना चल के आऊँगा और विदाउट चप्पल पहन के आऊँगा, वो वॉक में काफ़ी फ़र्क दिखेगा। वो कंफर्ट जो है वो चप्पल की वजह से या शूज की वजह से आ जाएगी। सो वी डोंट वांट टू वेयर शूज और अ चप्पल इन द शॉट, भले वो क्लोज या मिड शॉट हो। वो अगर चाहते थे तो पहन सकते थे पर वो नहीं पहनते थे। वो दोनों की महानता है, मेरी महानता नहीं है। मैं तो उनको कह देता था कि आप पहन सकते हो जी। लेकिन एक महानता एक ज़रूर है
कि जब उन्होंने पिछली बार जब काम किया था तो उस ज़माने में बहुत अथॉरिटी वाले डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया एज देयर यंग एज, मन जी के साथ, और कहानियाँ तो बहुत हैं उनके बारे में जितना बात करें। लेकिन आपने जब इन दोनों के साथ काम किया तो एक सीनियरिटी के मामले में और लेजेंड के मामले में अमित जी और ऋषि सर के बारे में तो क्या थे, एज अ डायरेक्टर कितना डिफिकल्ट होता था कभी रीटेक करने में वो मेरा जाती सवाल है। चिंटू जी का हमेशा ऐसा रहता था कि मेरा जो पहले टेक में आ जाता है वो सबसे बेस्ट होता है। पर जब भी अगर आप, वो ऐसे एक्टर थे कि अगर आप उनको ये रीज़न बताओ कि ये रीज़न है, कभी कभी चिंटू जी कंफ्यूज भी करते थे। मैं वहां से क्यों, मैं यहाँ से आ जाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। पर अगर आप, वो एक्चुअली चेक करते हैं कि डायरेक्टर को काम कितना है, कन्विक्शन कितना है। पर अगर उनको जब पता चल जाता है कि इसकी वजह ये है, देन ही नेवर यूज्ड टू आर्ग्यू। मतलब वो आपके इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मतलब ओ माय गॉड के पहले भी मैं, 102 नॉट आउट के पहले मैंने उनके साथ ऑल इज वेल में काम किया हुआ था। तो हमारा रिलेशन पहले से इतना वैसे स्ट्रांग बन गया था कि लोग कहते थे कि चिंटू जी रात को काम करने में चिढ़ते थे। पर मैंने ऑल इज वेल में भी देखा था कि उन्होंने मेरे लिए 16 रात शूटिंग की थी विदाउट क्रिबिंग। और 102 नॉट आउट में भी काफ़ी सीक्वेंस ऐसे थे जो रात के थे जी। पर कभी मैंने ऐसे, मेरे कान तक भी बात नहीं आई थी। उन्होंने ही किस्से सुनाए थे कि रात को शूटिंग करने में मैं कैसा इरिटेट होता था, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। वैसा ही बच्चन साहब के बारे में था कि अगर आपको पता है कि ये स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट ये है, या रीटेक करने के वक्त अगर हम उनको रियल जो सही कारण है वो बताते हैं कि ये कारण की वजह से रीटेक हो रहा है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहते थे कि क्यों करना चाहिए। वो हमेशा डायरेक्टर के एक्टर होके चलते थे। वो बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए जी, सीखने के लिए, कि आप कभी कभी सोचते हो कि वो नहीं देंगे रीटेक, पर नहीं, उनको भी परफेक्शन ही चाहिए। जो भी एक्टर बड़ा होता है उनको, वो भी चाहते हैं कि सीन अच्छा दिखे, कि उनको हमसे ज़्यादा पता है कि इवेंचुअली हम आगे रहेंगे नहीं रहेंगे, ये फिल्में रहने वाली है। राइट। तो वो जो क्लैरिटी जो उनसे आती है वो हमें सीखने जैसी है उनसे। उन लोगों से ये सीखने जैसा है कि कभी कभी रात को 1:30 बजे बच्चन साहब मुझे फ़ोन करते थे। शूटिंग तो पैकअप हो जाता है 6 बजे या 10 बजे, और वो कहते थे कि उमेश जी यार ये एक बार फिर से कर लेते हैं कल, अगर सेम लाइटिंग है तो ऐसे एक्टर मैंने बहुत देखे हैं कि जो शूटिंग के पहले आपके बारे साथ डिस्कस करें। करेक्ट। पर ये पहले एक्टर मैंने ऐसे बच्चन साहब देखे थे जो शूटिंग के बाद डिस्कस करते हैं। तो वो शूटिंग अगर पैकअप के बाद घर जाते हैं तो वापस वो स्क्रिप्ट को देखते होते हैं। देखकर वो, उनको लगता है कि ये फिर से कर लेना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि एक्टर वही जो स्क्रिप्ट होती है वैन में छोड़ के चले जाते हैं और दूसरे दिन दूसरा, और डायरेक्टर ने ओके कर लिया है, फिर क्यों उस पर मेहनत करे, कहानी खत्म हो जाती है जी। बच्चन साहब एक लौते एक्टर मैंने ऐसे देखे हैं जो डबिंग में भी, जो शूटिंग में की हुई स्क्रिप्ट है वो लेकर आते थे। जहाँ पे उन्होंने कॉमा किया है, जहाँ पे उन्होंने फुल स्टॉप किया है, वो स्क्रिप्ट शूटिंग पर लेके आते थे, नोट्स अपने नोट्स। मतलब अरे वाह। तो ये मैंने पहली बार देखा था कि यार ये इतनी मेहनत कौन करता है आज के ज़माने में, और तभी जो है वो ये लोग अभी भी ये मुकाम पे हैं। 83 साल की उम्र में अभी भी उनकी एनर्जी और उनका जो काम है। बट एक चिंटू जी डबिंग करने एक बार सीन करने के लिए आए थे। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि आप पहले पूरा सीन देख लेते हो और फिर डबिंग करते हो जी। तो एक सीन देखा और चिंटू जी इतने भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि आज मैं डबिंग नहीं कर पाऊंगा, आज मैं डब नहीं कर पाऊंगा। देखो कितना बड़ा एक्टर है ये बच्चन। ऐसा उन्होंने मुझे कहा कि बच्चन ऐसे ही बच्चन नहीं होते। सही बात। कि मुझे लगता था कि ये पूरी फिल्म में मैं ऐसे हूँ, पर बच्चन साहब ने ये जो सीन किया है वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि अगर ये रोल अगर मैं करता तो ये सीन ऐसे कर पाता। तो चिंटू जी ने शूटिंग नहीं किया, वो घर चले गए। उन्होंने बहुत बड़ा एक फूलों का गुलदस्ता बच्चन साहब को भेजा और मुझे फ़ोन किया कि यार देखो बच्चन ऐसे ही बच्चन नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा बड़प्पन है। सही बात है। यही सीन जब बच्चन साहब ने भी जब देखा तो बच्चन साहब भी ऐसे थे कि आज मैं ये सीन नहीं कर पाऊंगा कि यार ये क्या किया है चिंटू ने। उनका डायलॉग भी नहीं है पर खड़े खड़े कैसे देखो वो इमोट कर रहा है। तो ये चीज़ है कि
ये मैं कितनी भी फिल्में कर लूँ, ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो उनसे सीखने वाली जो बात है, वो मुझे उन लोगों से ही सीखने मिला है, मैं तो ये कहूँगा। और एक इमोशनल नॉस्टैल्जिया भी है ना, बहुत बड़ा। आप ये जो दोनों के दोनों एक्टर हैं, इनकी जो काम भी इतने पुराने, मतलब आप हम लोग की तो उम्र उतनी नहीं है जितनी उनके इंडस्ट्री में वो लोग काम कर चुके हैं। सो मतलब you know, I envy that, you know, you have been worked with Rishi sir, and he's God is really kind, I would say that कि जिनको देख के आप बड़े हुए हो और आप उनके साथ फिल्म कर रहे हो। जी, आप एक और फिल्म उनके साथ करने वाले थे, लेकिन फिर उनकी हेल्थ हैजार्ड की वजह से। बच्चन साहब को भी वो आइडिया सुनाया था, और चिंटू जी जब वो इलनेस की वजह से अपने जुड़ रहे थे कैंसर के साथ, ही वॉज बैटलिंग, और मैं न्यूयॉर्क मैं और सौम्य उनको मिलने गए थे, और अभिजात भी थे वहीं पे, और हम चाहते थे कि और एक फिल्म उनके साथ करें। चिंटू जी को भी वो आइडिया बहुत ही अच्छा लगा था, पर वो सपना ही रह गया। जब वो वापस आए, और तभी भी हमारी बहुत बात होती थी वो सब्जेक्ट को लेकर, पर उसी वक्त कोविड आ गया। करेक्ट। और कोविड का वो जो फेज चल रहा था, उन्हीं में उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एंड मतलब अभी भी मैं वो बयां नहीं कर पा रहा हूँ, पर वो बहुत ही मेरे लिए सैड मोमेंट था कि मेरे सामने, मैं उधर जा भी नहीं पा रहा हूँ हॉस्पिटल, वहीं रुका हुआ हूँ, और वो मतलब उस वक्त आई वुड से मेरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छे से हैंडल किया था कि राइट बहुत अच्छे दोस्त मैंने गवाए। पर वो फिल्म होती थी तो भी बहुत ही मतलब मेरे लिए ऐसा था कि और एक माइलस्टोन बन सकता था। जी। सो उसी दौरान आपकी OTT में भी आपने पदार्पण किया, मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन, एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी पे एक वेब सीरीज बनाना। जी। हाउ डिफरेंट व्हाट वाज इट, एंड किस तरीके से OTT का प्रोसेस आपको? हाँ, तभी OTT नया था। तो इवन वी ऑल वर अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे करना है। थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट था, वो टेलीविजन भी नहीं था और फिल्म भी नहीं था, उसके बीच वाला था कि आपको 10 एपिसोड में कहानी कहनी है। जी। तो ऑफ कोर्स उसमें रिसर्च जो है वो काफ़ी लगता है, और जब आप कोई मोदी साहब जैसी पर्सनालिटी के ऊपर अगर आप बनाते हो तो आप और कॉशियस रहते हो, कॉन्शियस भी रहते हो जी, कि सही इन्फॉर्मेशन आए, सही बात आए, और सही बात को जो है वही हमें कहनी है जी। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा। तो मैं उनकी पूरी फैमिली को पर्सनली जाके मिला था मोदी साहब की, और सबसे उनके बचपन के बारे में, उनकी जो बीच में एक ऐसा फेज था RSS में जब वो प्रचारक थे जी, उनके बारे में, और उन्होंने भी एक बार घर छोड़ के संन्यास लेने का सोचा था। वो सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते करते भी बहुत अच्छा इंसाइट मुझे उनके बारे में मिला था, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मतलब जी। और मुझे हमेशा लगता है कि अब अगर कोई कहानी जब करते हो, अगर वो कहते कहते अगर आप में भी वो बदलाव आता है या आप में वो चेंज आता है फॉर द बेटरमेंट जी, तो वो मुझे लगता है कि वो लोगों तक पहुंचता है ज़्यादा। अगर वो कहानी कहते कहते वो कैरेक्टर में जीते जीते अगर आप में वो पॉजिटिविटी या वो बदलाव आता है, वो ज़्यादा वर्क करती है। तो वो मुझे वो शो में बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। जैसे बेन किंग्सले साहब ने कहा था कि जब गांधी फिल्म करने के बाद उनकी लाइफ में काफ़ी जो था वो बदलाव आया था। तो बदलाव जो है, कुछ कैरेक्टर्स मुझे ऐसे लगते हैं कि अगर वो पोर्ट्रे अगर होते हैं तो वो पोर्ट्रे करने में आप में काफ़ी बदलाव भी आता है। हाउ यू हैव बीन चोजन फॉर डायरेक्टिंग दिस फिल्म, द वेब सीरीज? मेरा जो पहले का काम था, सेंसिबिलिटी जो वो लोगों को लगी होगी कि ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे ऐसे सेंसिटिव चीज़ को। वही मेरा सवाल भी था कि रिलीजियस तरीके की फिल्म और पॉलिटिकली ड्रामा इस तरीके में, क्योंकि ओ माय गॉड में भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी क्योंकि वो बैलेंस फिल्म थी। क्योंकि कुछ जवाब जो थे वो भगवान के मुंह से आ रहे थे, काफ़ी बैलेंस्ड फिल्म थी। तो उतना वो हुआ नहीं था। तो शायद ये वजह रही होगी
कि उन्होंने कहा होगा कि आप ये चीज़ को डायरेक्ट करो, आप ये राइट। सो उसके बाद एक और फिल्म आई आंख मिचोली, कॉमेडी अगेन, 2000 मेरे ख्याल से वो पैंडेमिक का सफर 2-3 साल तो सभी के वो लिए फिल्म वो ऐसी थी कि अभी भी मुझे लगता है कि थिएटर में आनी चाहिए और अच्छे से वो रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी तभी एक पूरा ऐसा पोस्ट पैंडेमिक ऐसा हो रहा था कि ये कंपनी उसके साथ मर्ज हो रही है, होगी कि नहीं होगी तो क्या होगा। सही बात। तो वो चीज़ों में थोड़ी फंसी रही, वरना आई स्टिल फील वो भी मेरे एक प्ले पर से ही बेस्ड था और बहुत ही बेहतरीन प्ले था, ह्यूमरस कॉमेडी प्ले था। तो मैं तो चाहता हूँ कि वापस एक बार ये फिल्म रिलीज़ हो और लोगों तक पहुँचे जी। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे, बिकॉज आई ऑल्सो एविड थोड़ा रिसर्च फिल्मों के बारे में करता रहता हूँ, कि थिएटर से प्ले से फिल्में बनाने का इतिहास जो बहुत कम लोगों का रहा है, कि भाई थिएटर से आप उसको अडेप्टेशन उसी की फिल्में कर रहे हो। जैसे आप अगर हॉलीवुड में देखें तो ज़्यादातर स्टोरीज जो है वो उनकी नॉवेल से बनती है, एक स्टेटमेंट ऑलरेडी होता है नॉवेल को लेके और वो बनता है। तो इस तरीके की जो अडेप्टेशन होती हैं वो अडेप्टेशन बहुत लोग नहीं करते हैं थिएटर में जी। तो उसका क्या रीज़न लगता है आपको? नहीं, जैसे मैंने भी प्ले तो शायद बहुत किए हैं पर फिल्में बहुत कम बनी अच्छा। हैं। तो वो ऐसा है कि वो जब भी आप सब्जेक्ट करते हो तब आप उसको उसकी यूनिवर्सल वैल्यू जब लगता है कि ये यूनिवर्सली कही जा सकती है, तो ही आप पिकअप करते हो। ऐसा नहीं है कि हर प्ले का आप फिल्म बना दो या हर प्रोड्यूसर आए कि अरे आपका कोई भी प्ले दे दो ना मुझे, मैं कर लूँगा। ऐसा होता नहीं है। मैं नाम बोल देता हूँ कि भैया इसका नहीं बन सकता है, ये उसका दायरा यही है और उसी दायरे में रहना चाहिए। तो वैसा हमेशा रहता है। तो जो जैसे ओ माय गॉड कांजी विरुद्ध कांजी से बना, तो ओ माय गॉड में वो प्ले में उतना पोटेंशियल था कि ये यूनिवर्सली कही जाए। या 102 नॉट आउट में ऐसी कहानी थी मेरी कि जिसमें यूनिवर्सल इमोशंस थे, फैमिली के इमोशन थे। ये जो आंख मिचोली था उसमें ऐसा था ह्यूमर का कंटेंट कि अगर किसी की रियल लाइफ में ऐसा हो तो कैसा हो सकता है। तो वो मेरी रियल लाइफ में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ भी था जो आंख मिचोली में जो था। तो वो जो रिलेटेबिलिटी जो है और यूनिवर्सल रिलेटेबिलिटी और यूनिवर्सल अपील, वो दो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि उसको एडप्ट की जा सकता है, की जा सके और अच्छा हो सकता है। कई चीज़ें तो क्वेश्चन मार्क में रह जाती हैं। जैसे एक बहुत पुराना प्ले है कोर्ट मार्शल, वो हिंदी में काफी लोगों ने, नीरज जी कई लोगों ने वो किया। शौर्य अडेप्टेशन थी उस प्ले की। लेकिन अगर आप देखेंगे हॉलीवुड की एक फिल्म है फ्यू गुड मैन। अरे बाप रे। सो फ्यू गुड मैन की स्टोरी लाइन में अगर आप देखेंगे तो वो लगती है कि वो कोर्ट मार्शल से ली गई है। ऐसा लगता है बिकॉज सो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन अ स्क्रिप्ट, बिकॉज वही जो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वाली जो बात है कि थिएटर में क्या होता है कि आप जो भी करते हो लोग मान लेते हैं जी। क्योंकि आप मान लेते हो कि अगर मैं ऐसे लंगड़ाता हुआ आया तो मुझे बाहर चोट लगी होगी, लोग मान लेते हैं जी। फिल्म में वही चीज़ अगर आपको दर्शानी हो तो वो आपको लॉजिकली पहले दिखाना पड़ेगा कि बाहर कहाँ गिरा है भाई। स्क्रीन प्ले में आपको वो बताना पड़ेगा जी। तो बताना पड़ेगा। तो वो जो फर्क होता है वो आप कैसे लेकर आते हो, कितना ड्रामेटिकली लेके आते हो जी। तो वो क्राफ्ट की बात है। वो क्राफ्ट आपको काम करते करते ही पता चलता है। हिंदी में कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के वही है। तो क्योंकि हमारा ऐसा कोई फॉर्मल एजुकेशन तो फिल्म में है नहीं जी। जो देखा है, जो सीखा है लोगों से, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल, और जो अपने एक गट से या जो बोलते हैं ना इंस्टिंक्ट से, या आपके जो आपने बचपन की बात की, मैंने तभी पहले कहा कि मैं अभी भी वही फेज में रहना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ से जो आपके संस्कार है वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं। सो आई डोंट से कि आप अगर वेल रेड सिर्फ हो और आप अच्छी फिल्म बना सकते हो, नहीं होता है ऐसा। वो सब चीज़ का जब मिश्रण होता है तब जाके एक चीज़ निकलती है जी। कॉम्प्लेक्सिटी भी एक चीज़ होती है। डेफिनेटली। ये लोग बहुत पढ़ा लिखा होना भी कभी कभार वो बेसिक चीज़ों को नहीं पकड़ पाते हैं लोग। डेफिनेटली। सर, ओ माय गॉड 2 रिलीज हुई उसी दौरान। उसके आप क्योंकि आपकी फिल्म एक लेगेसी बना चुकी थी, हाँ, उसके बाद वो फिल्म थी एंड यू वर नॉट द डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म। तो कुछ खास वजह थी उसकी या अप्रोच नहीं किया गया या क्या था? नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे पहले अप्रोच किया गया था कि आपके पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जी। तो मेरे पास ऐसी कोई स्क्रिप्ट थी नहीं जी।
अमित जिन्होंने ये पार्ट 2 बनाया है, उनके पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी। अच्छा। मतलब मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, मतलब लगा कि यार ये करना ही चाहिए, इज़ अ डियर फ्रेंड, और उन्होंने भी बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई और ये लीगेसी को आगे बढ़ाया। ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ आए तो अच्छी फिल्में बननी ही चाहिए, तो वो ऐसा है। मेरे पास ऐसी कोई स्क्रिप्ट थी नहीं जो ओ माय गॉड 2 के लिए बन सके। तो शायद आपको एलर्जी भी है 2 नंबर से। नहीं कभी ये सारी फिल्मों के 2 क्यों बनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बननी चाहिए अगर अच्छा कंटेंट होता है। फोर्सिबली नहीं बननी चाहिए। आप अगर मुन्ना भाई का पार्ट 2 देखो, हाँ जी, तो आपको लगता है कि ये क्या मेहनत करके इतनी बेहतरीन फिल्म बन सकती है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट टू, बट आई एम सेइंग कि यस इट हैज टू बी लाइक इधर, मतलब उसके बराबर की हो या उससे बेहतर हो तो बनाने का फायदा है। अदरवाइज जस्ट टू एनकैश, सिर्फ मॉनिटरी पर्पस के लिए बनना, वो मुझे कभी कभी ठीक नहीं लगता है। कोई एक इंसाइट होना चाहिए वो सब्जेक्ट का अपने आप में, देन इट मेक्स सेंस। सो रादर देन कमर्शियल हिट फ्लॉप से ज्यादा आई बिलीव इन अच्छा बुरा। फिल्म अच्छी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं जाके आपको वो ड्यू मिल ही जाता है जी। और लोगों तक ड्यू मिले नहीं मिले, पर अच्छी फिल्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन हिट एंड फ्लॉप। सो अभी कमर्शियल थिएटर में उमेश जी क्या चीज चल रही है कमर्शियल थिएटर्स में जो इंटरनेशनली आप कर रहे हैं? प्लेज मेरे चल रहे हैं। माधुरी दीक्षित एक प्ले चल रहा है, एक प्ले टिकू पिकू चिकू करके है जो प्ले है, जो मेरे 2 प्ले बहुत अच्छे चल रहे हैं। माधुरी दीक्षित में माई वाइफ इज ओनली परफॉर्मिंग। अच्छा। हेमांग करके भी एक अच्छा एक्टर है, रिद्धि शुक्ला जो मेरी वाइफ है, शी इज़ ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड रोल। टिकू पिकू चिकू भी बहुत ही अच्छा प्ले चल रहा है जो मैंने प्रोड्यूस किया है। और 2 हिंदी फिल्म जो है वो ये साल रिलीज़ होगी। एक हीर एक्सप्रेस करके है जिसका आज ही टीज़र और पोस्टर जो है वो रिलीज़ किया है। वो जो पैर है काफ़ी न्यू कमर है, दोनों दिविता और प्रीत कामानी एक्टर्स हैं, और उसमें एंसेम्बल कास्ट में आशुतोष राणा जी, संजय मिश्रा जी, मेघना मल्लिक जी हैं, और गुलशन ग्रोवर साहब है उसमें। अच्छा। बहुत ही सब लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और कुछ ब्रिटिश एक्टर्स हैं 8-9 अच्छा जो है ये फिल्म में। और एक टी सीरीज की फिल्म है, वो भी आएगी, यही साल आएगी। तो वो जॉनर उसका वो थ्रिलर है। अच्छा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक्सप्लोरिंग द थ्रिलर साइड ऑफ द स्टोरी। सब्जेक्ट अच्छा है, तो जॉनर फिर कोई भी हो, सब्जेक्ट अच्छा होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो सब बहुत अच्छे दोनों सब्जेक्ट हैं जी। हीर एक्सप्रेस पूरी साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनर है जी, और ये थ्रिलर जॉनर में है। सो उमेश जी, आपने आउटसाइडर, सो कॉल्ड इंडस्ट्री के हम लोग सभी आउटसाइडर ही हैं, आउटसाइडर होते हुए आपने इतना नाम कमाया। अभी तो वी हैव टू सी, अभी तो 10% है, अभी तो 90% हमको देखना है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू न्यू फिल्म मेकर्स, बिकॉज नाउ व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज यू आर somebody who I can talk to you with about the craft, कि जिस तरीके से पिछले 5-8 साल, 5 से 6 साल जो पूरा डिजिटल का जो माहौल है जी, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अपकमिंग बच्चों को जो बाहर से डायरेक्टर बनना चाहते हैं या राइटर बनना चाहते हैं? किस तरीके से उनका अप्रोच होना चाहिए इंडस्ट्री में? एक तो मैं तो कहूँगा कि जो आने वाली जनरेशन है वो काफ़ी शार्प है जी, वो अपने आप में ही काफ़ी मतलब टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है जी, क्योंकि वो अब फिल्म की पढ़ाई करके भी आते हैं, फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करके भी आते हैं। मेरा बस एक ही है कि कंटेंट पे बहुत काम करो, कंटेंट पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब इतना डिटेल में काम करो, फिर जो है आपका क्राफ्ट है उस पर थोड़ी मेहनत करो कि आप उसको कैसे कहोगे जी। और बाकी तो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो आपको सब जगह से अभी बहुत बेहतरीन मिल जाता है। तो वही है कि कंटेंट पे काम करो, रूट्स से थोड़े जुड़े रहो जी, ताकि थोड़ी रूटेड कहानियाँ और आए। तो बस यही कहना है। सुनिए, लिखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा कहिए, वही है जी। अच्छा कहिए, अच्छा सुनिए, एंड बाकी तो बदलाव तो खैर बदलाव आना ही है, बदलाव तो आना ही है, परिवर्तन ही तो संसार का नियम है जी। तो वो तो होता ही रहेगा, हर चीज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए जी। कि ये विजुअलाइजेशन, बिकॉज आपसे बेहतर
बिकॉज जिस तरीके का बचपन रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपकी जो बेसिक लाइफ की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो किस तरीके से आप अपने विजुअलाइजेशन में लेके आते हैं। बिकॉज जिस तरीके का यू आर द क्लियर कट एग्जाम्पल फ्रॉम टेम्पल के बीच में रह के वो जो विजुअलाइजेशन ओ माई गॉड की थी एक बच्चे के दिमाग से किस तरीके से आपने किया। एंड थैंक यू वेरी मच उमेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड धन्यवाद एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आगे आने वाले टाइम में हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट देखें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हमारा इंटरव्यू उमेश शुक्ला जी के साथ। उन्होंने हमें सिखाया कि सिनेमा सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर चलने वाली तस्वीर नहीं होती, बल्कि एक सोच होती है, एक डायलॉग होता है समाज के साथ। उनकी फिल्म मेकिंग में एक सादगी है, लेकिन उसके पीछे एक गहरी फिलॉसफी भी जुड़ी होती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में सूत्रधार विद विनीत राय पर। धन्यवाद।